हाय एवरीवन, सो वेलकम टू क्लास वन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड इमाइल डायग्राम का सोशल फैक्ट। ठीक है, तो बस इसे समझना आप और रिलेट करना रियल वर्ल्ड से, तो आपको जल्दी समझ में आएगा और क्वेश्चन इजी हो जाएंगे अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, आपको रूट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि सोशल फैक्ट क्या है, तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ सोशल फैक्ट क्या है। जो सामाजिक तत्व क्या है, तो सामाजिक तत्व वे सामाजिक संरचना, नियम और मूल्य हैं जो व्यक्ति के बाहर होते हैं और उनके व्यवहार में नियंत्रित मतलब कोर्स कोर्स करते हैं। कोर्स मतलब बेसिकली फोर्स होता है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो सोशल फैक्ट है ना, वो एक सोशल स्ट्रक्चर में एक नॉर्म्स वैल्यूज़ की तरह काम करता है और वो हमारे बाहर होता है, बट हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। ऐसे समझो कि मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। ठीक है, अब जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो लॉज हो गए सोसाइटी के, वो क्या है, वो मेरे लिए एक्सटर्नल है, वो मेरे लिए सोशल फैक्ट है जो मेरे से बाहर है। अब उनकी वजह से मेरे व्यवहार मेरे बिहेवियर में चेंज आएगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ लॉज हैं, वो मेरे को अटेंडेंस सुबह 8 बजे से क्लास चालू हो जाएगी या मेरे को 75 अटेंडेंस करना कंपलसरी है, ये रूल है, ये नॉर्म है। तो ये क्या हो गया, ये सोशल फैक्ट हो गया, रूल और नॉर्म, और मेरा बिहेवियर इसकी वजह से चेंज हो रहा है कि मैं सुबह उठ के जल्दी आ रहा हूँ, मैं उस क्लास को 75% अटेंडेंस दे रहा हूँ। तो मेरा सोशल फैक्ट की वजह से मेरा क्या चेंज हुआ, मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। तो आपको समझ में आ गया आगा होगा कि सोशल फैक्ट होता क्या है। तो सोशल फैक्ट होता है कि सोशल फैक्ट एक सोशल स्ट्रक्चर नॉर्म्स है, या फिर ये एक सामाजिक संरचना है, नियम है या मूल हैं जो हमारे बाहर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बिहेवियर है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी वाला बताया, एक एग्जांपल और दे देता हूँ कि जैसे कि सोसाइटी में चोरी करना एक हमारे मतलब गुनाह है। ठीक है, एक क्राइम है। तो उसके लिए एक सर्टेन लॉज हैं। वो लॉज क्या कहते हैं कि अगर आपने चोरी करी तो आपको XYZ टाइम का पनिशमेंट होगा, या फिर आपको सर्टेन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि उसकी वजह से हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारी क्राइम रेट डिक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉस जो हो गए वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा सोशल फैक्ट हो गया। हमारा बिहेवियर उसकी वजह से चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या हो गया कि हमारे सोशल फैक्ट की वजह से हमारे क्या हो रहा है, हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सोशल फैक्ट क्या है। अब देखो, इसमें डरखाइम ने आगे क्या बताया, उसके कुछ फीचर्स है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारे एक्सटर्नल होता है, तो जैसे मानो लैंग्वेज हो गई, लॉज हो गए, कस्टम्स हो गए, रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये क्या होते हैं, ये हमारे हमारे एक्सटर्नल्स होते हैं। कोर्सिव क्या हो गया, बलपूर्वक, मतलब फोर्स की आधार पे। फोर्स ही तो है भाई, लॉ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट थोपा गया है ना, लॉज हमारे ऊपर डाले गए हैं ना, हमने तो नहीं मांगे थे कि हमें लॉज दो। तो क्या हुआ, हमारे फोर्स करके उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आया। तो जैसे कि एक लॉज है, चोरी नहीं करनी चाहिए, लॉज है अगर मैं चोरी करूंगा तो मेरे को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वो क्या हो गया, हमारे को फोर्स करा गया। तो व्यक्ति के दबाव डालते हैं कि वे समाज में नियमों का पालन करें, तो वो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराते हैं। फिर कुछ जनरल होते हैं, दे एग्जिस्ट थ्रू आउट सोसाइटी नॉट लिंक टू वन पर्सन, वो पूरे समाज में समान रूप से पाए जाते हैं, वो हर समाज में हर सोसाइटी में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। वो एम्पिरिकल होते हैं, बिकॉज दे मस्ट बी स्टडीड एम्पेरिकली, साइंटिफिकली उनको पढ़ा जाना चाहिए। और मतलब जो डरकाइम है वो यही बोलता है कि ये जो सोशल फैक्ट है ना, इसको एम्पेरिकल, इसको साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे जैसे लॉज है तो उनको आप एम्पेरिकल रूप से पढ़ो, ऐसे ही नहीं कि आपने एक कहानी बना दी और फिलॉसफी झाड़ दी कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच अपनानी चाहिए। ठीक है, अद्वितीय वास्तविकता, मतलब सुई जनरस यूनिक रियलिटी। ठीक है, यूनिक रियलिटीज़ की क्या है कि भाई जो सोशल फैक्ट है, बात तो सही है, उसको लॉजिकली साइंटिफिकली पढ़ना चाहिए। ठीक है, बट वो इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता, वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है, तो सोसाइटी अपने अकॉर्डिंग बनाती है। ठीक है, फिर इस पर साइकोलॉजिकल नहीं होना चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, ये एम्पिरिकली या प्रैक्टिकल होने चाहिए। इन्हें व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या से नहीं समझा जा सकता इनको। ठीक है, उनकी व्याख्या से नहीं समझा जा सकता, इनको एम्पिरिकली समझना पड़ेगा, इनको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसमें एक इसकी यूनिक रियलिटी है। बाय द वे, अद्वितीय माय नेम विच मीन्स यूनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और लैंग्वेज का ले लेते हैं, लैंग्वेज एज अ सोशल फैक्ट। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमसे बाहर है।
ठीक है, वो क्या होगा, एक सोशल फैक्ट हो गया। अब लैंग्वेज ही तो हमारे बिहेवियर में चेंज कर रही है कि हम अपने समाज में वो बात करते हैं। जैसे इट फोर्स पीपल टू यूज़ कॉमन ग्रामर एंड वर्ड्स, मतलब आप, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को एम्फेसाइज कर रहा है ना कि मैं को ऐसे ही बोलना है कि ग्रामेटिकली ये करेक्ट हो, मेरे को यही वर्ड बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को फोर्स कर रहा है ना, तो सोशल फैक्ट मेरे बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, मेरे को ऐसे ही बोलना पड़ेगा तभी मेरे सामने वाला समझ पाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ डरकाइम यहाँ कहता है कि इसको एम्पेरिकली पढ़ो, लैंग्वेज को आप एम्पेरिकली पढ़ो कि भाई लोग उसकी वजह से सोसाइटी या समाज में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, हाउ पीपल एक्चुअली यूज़ दिस लैंग्वेज, वो कैसे यूज़ करते हैं या उससे क्या चेंजेस आ रहा है। फिर डरकाइम आगे कहते हैं कि अब इसको एक्सप्लेन बाय अदर सोशल फैक्ट, अब इसको देखो कि कैसे चेंज आ रहा है अदर सोशल फैक्ट से। जैसे मॉडर्निटी की मैं बात करता हूँ, आगे समाज बढ़ता जाएगा तो मॉडर्न सोसाइटी हो गई, अब मॉडर्न सोसाइटी हो गई तो उसमें चेंजेस क्या आएंगे, उसमें ये आएंगे कहीं ना कहीं लैंग्वेज, हमारे सोशल फैक्ट में चेंजेस आएंगे। जैसे लॉ चेंज होता है वैसे लैंग्वेज तो चेंज होती है। तो लैंग्वेज कैसे चेंज होगी, जैसे उसमें आपने स्लैंग लैंग्वेज डाल दी, गालियाँ डाल दी, तो वो क्या हो गया, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग उसने चेंज कर लिया। तो सोशल फैक्ट हमारी, अब गालियाँ देना बहुत आम बात हो गई है। जब आपका कहीं आप बहुत क्योस में हो, ठीक है, गुस्से में हो, लड़ाई हो रही, तो आप आम गालियाँ निकाल देते हो, तो वो क्या हो गया, अब सोसाइटी की एक नीड की बन गई कि भाई गाली तो देना ही, सामने वाला दे रहा है तो मेरे को तो देना ही है। बट बी काम एंड बी पेशेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या बताती है, सोशल फैक्ट, जो कि आपको प्रैक्टिकली पढ़ना है। सोशल फैक्ट समझ गए, और डरखाम ने यही बताया कि सोसाइटी को पढ़ने के लिए सोशल फैक्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिकली और एम्पेरिकल अप्रोच में साइंटिफिक मेथड से पढ़िए। फिर आगे, अब यही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल फैक्ट, क्या इंपॉर्टेंस है, हाँ भाई सही बात है कि ये सोशोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस को हेल्प करता है पढ़ने के लिए। ठीक है, ना कि जो फिलॉसफी या फिर साइकोलॉजी, या आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, समाजशास्त्र को। फिर दिखाया कि समाज व्यक्ति को आकार देता है, व्यक्ति समाज को नहीं। मतलब वही बात है ना, सोसाइटी जो है शेप कर रही है इंडिविजुअल को, मुझे शेप कर रही है कौन, सोसाइटी की, वो लॉ है, समाज ने लॉ बना दिया, मेरे को उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, ना कि मैं वो लॉ बना रहा हूँ सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग बन रही है। समझ लो, सोसाइटी की डिमांड थी कि कुछ लॉ बनाए जाए, कुछ नियम कानून बनाए जाए जिसके आधार पे इंडिविजुअल चले। ठीक है, ये समझ गए। मतलब ऐसे याद रखो कि सोसाइटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल, मतलब सोसाइटी की वजह से इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, ना कि इंडिविजुअल की वजह से सोसाइटी, ये समझ लो। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ क्रिटिसिज्म है। तो अब देखो, आप खुद सोचो यहाँ कि इन्होंने बोला, डरकाइम ने, कि सोसाइटी की वजह से इंडिविजुअल जो है एम्फेसाइज कर रहा है, बट इंडिविजुअल का उसका व्यक्तित्व कहाँ गया, उसकी भी तो कोई थॉट होगा, उसको भी तो प्रोसेस होगा। तो अदर जो थिंकर्स, तो उसने इसी चीज़ को बोला कि इंडिविजुअलिटी को, जो एक अकेला आदमी है उसकी विचारधारा को तो उन्होंने कंसीडर ही नहीं करा। ठीक है, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया कि सोशल फैक्ट एक सेपरेट सोशियोलॉजी है, लेकिन साइकोलॉजी और अदर सोशल साइंसेस भी तो हैं कि जो समाज में हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसी ने आइडिया दिया कि क्लियर आइडेंटिटी और साइंटिफिक फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए, जो डरकाइम कह रहे थे। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब देखो, डरकाइम के दो सोशल फैक्ट्स आए, कौन कौन से, एक तो मटेरियल सोशल फैक्ट जिन्हें भौतिक सामाजिक तथ्य बोला गया, और दूसरा नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। अब भौतिक सामाजिक तथ्य, तो जो हमारे मटेरियलिक सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमें दिखते हैं, वो टेंजिबल होंगे। ठीक है, और वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होंगे, मतलब वे तथ्य हैं जो दृश्यमान हैं और मापने योग्य हैं, जिनको आप माप भी सकते हो और वो दिखते भी हैं। तो ठीक है, अब वो कौन कौन से हो गए, जैसे लॉज हो गया, ठीक है, कानून हो गए, तकनीक हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, आर्किटेक्चर हो गई, भवन शैली हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, संचार प्रणाली हो गई। अब इसको आप नाप सकते हो या आप इसको मतलब क्या कर सकते हो, दृश्यमान देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के सोशल फैक्ट्स हो गए, सॉरी मटेरियल सोशल फैक्ट, यानी भौतिक सामाजिक तथ्य, आपने वो समझ लिया। अब दूसरे होते हैं नॉन मटेरियल टाइप सोशल फैक्ट। अब जो नॉन मटेरियल टाइप सोशल फैक्ट्स होते हैं जिनको आप सिर्फ देख नहीं सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज़ हो गई, बिलीफ सिस्टम हो गया, जैसे कि कौन से, नियम, मूल्य, विश्वास, नैतिकता, संस्कृति। ठीक है, ये सारी क्या है, ये चीज़ें नॉन मटेरियल हो गई, मतलब आप इनको ना देख सकते हो ना छू सकते हो, बट आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब ये सीधे दिखाई तो नहीं देते, पर लोगों के व्यवहार में गहराई से उसको प्रभावित भी करते हैं लोगों को।
ठीक है। तो अब दो टाइप के सोशल फैक्ट हो गए, पहला हो गया हमारा भौतिक सामाजिक और दूसरा हो गया भौतिक सामाजिक तथ्य, मतलब मटेरियल सोशल फैक्ट और दूसरे नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। आपको ये समझ में आ गए, दोनों क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, इन दोनों सोशल फैक्ट्स का आगे रिलेशन क्या है, उन दोनों ये करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड इस तरीके से करते हैं कि जो मटेरियल जो हमारा होता है भौतिक तत्व होता है वो अक्सर अभौतिक सामाजिक शक्तियों को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, मतलब जो मटेरियल सोशल फैक्ट होगा वो हमारे रिफ्लेक्ट करता है नॉन मटेरियल फोर्सेस को। जैसे कि हमारी जो मोरल बिलीव्स हैं वो किसके आधार पे चल रही हैं, वो लॉज के आधार पे चल रही हैं। जैसे कि मानो मैंने आपको चोरी वाला एग्जांपल दिया था, लॉज बने, ठीक है, वो लॉज क्या है, एक मटेरियल थिंग है, लेकिन उसकी वजह से हमारी विचार चेंज हुआ ना, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि भाई चोरी गलत बात है, तो हमारे कहीं ना मोरल वैल्यूज़ डेवलप हुई। तो यही है कि जो हमारी जो मटेरियलिस्टिक है, कौन सी भौतिक चीज़ें हैं, वो अभौतिक वाली सामाजिक चीज़ों को कहीं ना कहीं ओवरपावर करती हैं, ठीक है, अक्सर उनको दर्शाती हैं अभौतिक वाली चीज़ों को। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे ही याद रख लेना कि सिंपल है कि चोरी करी तो उसके लिए नियम कानून होंगे, वो भौतिक चीज़ हो गई, और वो अभौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई, वो अभौतिक मानी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है अभौतिक। जैसे कि हमारा बिलीफ सिस्टम कि चोरी गलत है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर करते हैं डर्कहाइम नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। अब हमने अभौतिक तो पढ़ लिए थे, सॉरी भौतिक तो पढ़ लिए थे। भौतिक में कौन सा हो गया, लॉज हो गए, ठीक है, और हमारे नॉर्म लॉज हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, ये छू सकते हो या देख सकते हो, ठीक है। बट नॉन मटेरियलिस्टिक की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो हम यहाँ देखते हैं कि उनके कौन कौन से सोशल फैक्ट्स होते हैं। तो एक तो मोरालिटी हो गया, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गई, मतलब नैतिकता हो गई, ठीक है, सामूहिक चेतना हो गई, ठीक है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया, सामूहिक प्रतिरूप हो गया, ठीक है, सोशल करेंट हो गए, सामाजिक प्रवाह हो गया। तो हम चार चीज़ें हम पढ़ेंगे कि ये हमारी क्या चीज़ें हैं, ये हमारी जो है नॉन मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियल सोशल मतलब अभौतिक सामाजिक तत्व। तो कौन सी, मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, नैतिकता, ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन और सोशल जो है करंट। ये चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, नैतिकता को आप छू सकते हो नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन मटेरियलिस्टिक। तो अब ये हमारे आउटसाइड होता है भाई, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को तो चेंज कर रहा है ना नैतिकता। अब वो कैसे चेंज कर रहा है कि, बट इस नैतिकता को हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकली पढ़ सकते हैं। मतलब इसको हम किस रूप में पढ़ सकते हैं, दर्शन रूप में नहीं बल्कि अनुभवन अनुभवजन्य रूप में हम अध्ययन इसका कर सकते हैं। नैतिकता समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखती है, ठीक है। मोरालिटी है सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी को एक तरह कंसीडर मतलब कंसोलिडेट या इकट्ठा करके रखती है। हमारी नैतिकता कैसे रखती है, अब मेरे को एग्जांपल इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे कि नैतिकता कैसे रखती है। आप किसी भी चीज़ के लिए नैतिक हो तो क्या करेगी, वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं तो जोड़े रखेगी ना, ठीक है। अब इसी में हम आगे आते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया सामूहिक चेतना। अब सामूहिक चेतना, ये सोचो कि सोसाइटी को एकत्रित कैसे रखेगी सामूहिक चेतना, जब कुछ चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूँ कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हुआ करती थी, ठीक है, जो हमारी पुरानी पारंपरिक समाज होते थे, वो आधुनिक जो मॉडर्न सोसाइटीज है उनके कंपैरिजन में अलग होते थे। इतना तो आप समझ रहे हो। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती थी उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि जो सब कलेक्टिव रहते थे। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं फैमिलीज़ का, तो फैमिलीज़ में क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक साथ रहते थे। और जब मॉडर्न सोसाइटी है तो उसमें न्यूक्लियर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं उसमें जो मॉडर्न सोसाइटी थी उसमें इंडिविजुअलिज्म बना। अब यही आप बड़े स्तर पे लो कि समाज में पहले लोग एकत्रित ज़्यादा रहते थे, सबका भला सोचते थे, आसपास हो गए मिल लिए मिलते थे, ठीक है, फेस्टिवल्स में आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। बट आज के टाइम पे ये नहीं है। आज के टाइम पे क्या हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, प्रायोरिटीज़ अलग हो गई हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अब कम रही है। पहले कोई, फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम समाज से ही, हमारी सोसाइटी से ही, कि लोग जैसे किसी का शांत हो जाते थे। पहले बहुत लोग पहुंचते थे, दूर दूर से आते थे, अच्छा वो हो गए। बट आज क्या है, आज वह व्हाट्सएप चैट पे भेज देते हैं रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेजेस, बात कर ली फिर नहीं गए, चलो ठीक है,
तो अब ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामाजिक चेतना आज के टाइम में पुराने टाइम से कम है। ठीक है, तो इसे ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इसमें यही बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता था। जो पारंपरिक समाज थे उसमें सामूहिक चेतना अधिक मजबूत होती थी इन कंपैरिजन टू जो वीकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में है, आधुनिक समाज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। अब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कैसे, जैसे कि देयर आर सिम्बल्स, मिथ्स, रिलीजियस आइकॉन्स एंड फ्लैग, दे रिप्रेजेंट शेयर्ड मीनिंग। तो शेयर्ड मीनिंग है ना, जैसे ये वह प्रतीक हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, मिथक हैं या नायक हैं जो समाज की साझा सोच को दर्शाते हैं। कैसे कि जैसे आप फॉर एग्जांपल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट चल रहा है तो सब इंडिया 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 चल जाते हैं, तिरंगा लेके ऐसे ऐसे करते हैं पहरा, है ना। तो उसमें क्या है, वो हमारी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि हम बता रहे हैं हम एक जगह के, एक हमारी जोग्राफिकल आइडेंटिटी है या हमारा एक कंट्री के हम बाशिंदे हैं, हम एक कंट्री के लोग हैं। ठीक है, तो वही ये दर्शाता है। तो इसे कहते हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन या फिर सामूहिक प्रतिरूप। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे कि द इमेज ऑफ अब्राहम लिंकन चेंज ओवर टाइम फ्रॉम अ पैट्रियोटिक हीरो टू कॉमर्शियल सिंबल शोइंग चेंज इन अमेरिकन वैल्यूज़। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं तो चेंज हुई ना हमारी वैल्यूज़ को। अब वो कैसे चेंज हुई, जो अमेरिका की चेंज हुई। पहले तो उनको किस चीज़ पे देखते थे कि भाई हाँ पैट्रियोटिक देश है, अमेरिका है, इसको अमेरिका ग्रेट अगेन ऐसी कहानी है, बट अब वो कॉमर्शियल सिंबल बन गए हैं। कौन, हमारे मतलब जो अब्राहम लिंकन थे, कॉमर्शियल वैल्यूज़ बन गया, वो नोट्स पर दिखेंगे आपको। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं चेंज हो गई हैं। अब यही आप इसका आप एग्जांपल लोगे कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में अब जैसे अब आपको काफ़ी कम लोग दिखेंगे, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा दिखेगा, तो इतने लोग भी नहीं जाते। ठीक है, अब डाइवर्स होके जाते हैं। अब ये नहीं कहते कि हमारा देश मान, अब दे यूज टू फाइंड द एम्पेरिकल अप्रोच, वो डाटा के आधार पर देखते हैं। अच्छा जीडीपी उनकी तो इतनी ज़्यादा, इतनी हमारी कम है, हम फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी में, डिफेंस उनका इतना ज़्यादा है, इतना हमारा कम है, तो क्या हो गया, अब एम्पेरिकल आधार पर सोचने लगे हैं लोग। पहले ऐसा नहीं रहता था, पहले लोग कलेक्टिव कॉन्शियस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दर्शाते थे। आज क्या सिटीजनशिप, आज लोग कहीं की भी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिक्लाइन हुई हैं, इंडिविजुअलिज्म पे एम्फेसिस ज़्यादा हुआ है, बट इससे इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है, ये हम आगे देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं सोशल करंट की। अब सोशल करंट कैसे, सोशल करंट भी हमारा सोशल फैक्ट है ना। जैसे कि ये एक क्षणिक सामूहिक भावनाएं, जैसे उत्साह, क्रोध या सहानुभूति। ठीक है, मान लो कि एक कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है या कोई आंदोलन करना है, तो इसमें क्या होगा, एक सोशल करंट से एक छोटा सा एक लहर चलेगी और वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर देती है और हम वहाँ आंदोलन करने पहुँच जाते हैं। जैसे कि एनआरसी वाला हुआ। ठीक है, ये दिल्ली में कई सारे राइट्स हुए, तो क्यों हुआ, एक छोटी सी कोई भी विचारधारा, कोई भी ऐसा थॉट प्रोसेस रखा, उससे एक भावना उत्पन्न हुई और उससे लोग आंदोलन करने पहुंच गए, राइट्स करने पहुंच गए, तो वो क्या हुआ, एक सोशल करंट सा डेवलप हुआ। तो ये इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है, ये कलेक्टिव फीलिंग है। तो कहीं ना कहीं ये यही दर्शा रहा है कि ये ग्रुप का इंट्रैक्शन है, नॉट इंडिविजुअल फीलिंग है। ठीक है, यह केवल व्यक्ति की भावनाएं नहीं होती बल्कि सामूहिक संपर्कों को उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर पूर्वी यूरोप में सरकार में रॉक कॉन्सर्ट से डरती थी क्योंकि उन्हें उत्पन्न सामाजिक प्रवाह राजनीतिक परिवर्तन ला सकते थे। जैसे कि इवन गवर्नमेंट फियर सोशल करेंट्स, कम्युनिटी रिजाइम्स, रॉक्स कॉन्सर्ट्स, दे शो हाउ शेयर्ड इमोशंस आर क्रिएटेड सोशल चेंजेस। के मतलब ये रॉक कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सोशल चेंजेस काफ़ी हद तक ला सकते हैं। कि जैसे जंजी वाला हो गया नेपाल में, देखो बहुत सारी, आप इसको रिलेट करो, आप सोचो इसको कि कैसे एक, मैं केस स्टडी देता हूँ कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि एक सोशल करंट ऐसा क्या डेवलप हुआ कि लोग आके जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को चलाने लगे। अब ये सही है या गलत या किस आधार पे हुआ वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको ये देखना है इसमें क्या सोशल फैक्ट था और उसकी वजह से क्या उन जेंजीज में क्या चीज़ें चेंज हुई जिसके आधार पे उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो सोशल इंस्टीट्यूशन जलाती है, सॉरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जलाती है। ठीक है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस जनरेट करना, तो आपकी और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर व्यूज़ होंगे। ठीक है, डर्कहाइम का फिर ब्रॉडर व्यू आता है कि सोशल फैक्ट जो है भाई लेवल ऑफ इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसको आप, ये इंडिविजुअल का नहीं है, सोसाइटी का इंट्रैक्शन है, इसको आपको साइंटिफिकली और एम्पेरिकल अप्रोच से पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सोशल इंट्रैक्शंस क्रिएट अ न्यू रियलिटी मच लाइक हाउ मैनी ब्रेन सेल्स कैन बी
क्रिएटेड द माइंड, ये ठीक है, मतलब बता दिया कि भाई कलेक्टिव रियलिटी है, इसको आप ठीक है कलेक्टिव आधार पे है, जैसे कि इसलिए समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में करना चाहिए जो केवल व्यक्तियों के योग नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा सोशल फैक्ट, उसके दो प्रकार, ठीक है, और वो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, मटेरियल और नॉन मटेरियल, मतलब भौतिक और अभौतिक। और अभौतिक जो है वो भौतिक से ही इन्फ्लुएंस होता है, तो मतलब ह्यूमन बिहेवियर चेंज करता है। जो अभौतिक होता है वो टेंजिबल नहीं होता, उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जैसे कि हमारा बिलीफ और वैल्यू। और जो भौतिक होता है, जो मटेरियलिस्टिक होता है, उसको क्या करते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सिर्फ देख सकते हो और माप सकते हो, जैसे कि लॉज हो गया, ठीक है। तो ये आपके सोशल फैक्ट्स थे। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ये तो इन डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही ज़बरदस्त इनका कॉन्सेप्ट है इमाल डर्कहाइम का, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो जो इनका पहला कॉन्सेप्ट था इमाल डर्कहाइम का, जो इनका पहला मेजर वर्क था डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से आप देखो वर्ड से ही समझो कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। आप अपने फैमिली में देखो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। पापा जो है घर बाहर जाते हैं काम करते हैं, मम्मी जो है घर का काम करती हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया ना, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क इन सर्टेन फील्ड, ठीक है। किसी भी कार्य में आपकी क्षमता अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से आप उसको निपुणता कितनी अच्छी तरीके से आपको कर सकते हो, ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन हो गया। तो उसी आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, ठीक है। डर्कहाइम वांटेड टू यूज सोशियोलॉजी टू एग्जामिन द मोरल क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मतलब वो डर्कहाइम क्या थे, डर्कहाइम का उद्देश्य था कि यह दिखाना कि आधुनिक समाज में नैतिक संगठन मोरल क्राइसिस क्यों उत्पन्न हुआ है और समाज कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब देखो मॉडर्न हमें ये तो पता था कि जो हमारी ट्रेडिशनल या पारंपरिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे मतलब हमारा जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, सामाजिक एकता है, वो ज़्यादा मजबूत थी इन कंपैरिजन टू किसके, जो आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं। तो डर्कहाइम यही बताना चाहते थे कि जो हमारी जो मोरल सोसाइटी है, ठीक है, वो सोसाइटी में क्या है कि मोरल क्राइसिस हो रहा है, किस चीज़ का, नैतिक संकट है, उसको वो पढ़ना चाहते थे, उससे उत्पन्न जो भी समस्या थी उनको पढ़ना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आज भी वहाँ पे समाज कैसे जुड़ा हुआ है, ये समझ में आया। और उस समाज वो पढ़ने की तरीका जो था वो हमारा आपको पता ही, हम कई बार डिस्कस कर चुके, वो साइंटिफिक मेथड था, एम्पिरिकल अप्रोच था, जिसमें आप क्या करते हो कि उसको साइंटिफिक मेथड और एम्पिरिकल अप्रोच से पढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये जो चीज़ आई ये क्यों उत्पन्न हुई, क्यों डिवीज़न ऑफ लेबर की बात आती है देखने को, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये कहता है कि एक मोरल क्राइसिस हुई थी, आपको भी पता था, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करा, ठीक है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, रोसियो, इन्होंने थिंकिंग को डेवलप करा और इसकी वजह से लोग ने सोचना चालू करा। तो उन्हें इंडिविजुअल राइट्स की बात आई कि भाई हमारे भी तो कोई मूल अधिकार है, मेरे भी तो कोई अधिकार है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे मेरे मूल अधिकार मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज़ थी, जो वहाँ के किंग्स थे, वो वीक होने लगे, वो कमज़ोर होने लगे, और वहाँ पे क्या, वो सेल्फ सेंटर्ड की भावना आने लगी, इंडिविजुअल राइट्स की बात आने लगी कि भाई मेरा अधिकार कहाँ है, ठीक है। कि जैसे उस टाइम पे लोग कॉलर पकड़ के पूछने लगे कि भाई मेरा अधिकार कहाँ है, मेरा तो ये चीज़ है, मेरे को भी तो राइट्स है चर्च के अंदर जाने को, मैं क्यों टैक्स दूंगा, बाकी नोबल्स क्यों नहीं दे रहे हैं टैक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस लोग करने लगे। तो उसके बाद पे अस्थिरता आ गई, कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, चेंज हुए, कई किंग्स आए गए, ठीक है। बाकी रिपब्लिक पार्टीज भी आई, वो भी चेंज होती रहीं, बट एक स्टेबिलिटी नहीं आई। तो डर्कहाइम यही करते हैं कि उस सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे चेंज हो रही है। बट इसके बीच में जो हमने बताया था कि जो सोशोलॉजिकल थिंकर हैं, जैसे कि जिनका नाम था अगस्ट कॉन्टे, उन्होंने सोशोलॉजी का नाम दिया। तो उनके कुछ व्यूज़ थे, वो ये इस प्रकार थे कि उन्होंने पॉजिटिविज्म का दिया कि एक नेचुरल साइंस की तरह हम समाज को पढ़ेंगे। बात तो अच्छी है, नेचुरल साइंस की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब उन्होंने कहा डिवीज़न ऑफ लेबर जो है ना, वो क्या है, वो समाज को क्या कर रही है, तोड़ रही है। बट डर्कहाइम ऐसा नहीं कहते थे, डर्कहाइम ने तुरंत मना करा, नहीं, डिवीज़न ऑफ तोड़ नहीं रही है, हाँ कम हो सकती है, कलेक्टिवनेस, सॉलिडारिटी कम हो सकती है, एकत्रितता कम हो सकती है समाज में, लेकिन तोड़ नहीं रही है। तो यही क्रिटिसिज्म था अगस्त कॉम्टे का। और जो हमारे डर्कहाइम थे भाई साहब, डर्कहाइम भाई साहब, वो डिसएग्री करते हैं कॉम्टे से और बोलते हैं, असहमति जताई उन्होंने, और उनसे बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब
जो श्रम विभाजन समाज को कमज़ोर नहीं करता बल्कि नई प्रकार की एकता, न्यू फॉर्म ऑफ मोरलिटी को पैदा करता है। डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट डिस्ट्रॉय द मोरलिटी बट क्रिएट्स अ न्यू काइंड ऑफ मोरालिटी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो मैंने आपको बताया, तो इट डज, वो सोसाइटी को जो है कहीं ना कहीं वीक नहीं कर रहे हैं, बट वो सोसाइटी को बांध रहे हैं, उनमें आपस में क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो पुरानी सोसाइटी थी उसमें क्या था, मैंने आपको बताया कि सॉलिडेरिटी अच्छी थी, एकत्रता बहुत अच्छी थी, कलेक्टिव कॉन्शियस अच्छी थी, सामाजिक एकता ज़्यादा थी। बट जो मॉडर्न सोसाइटी आई उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, उस मॉडर्न सोसाइटी में था कि काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। चेंजेस कैसे आए, चेंजेस आए, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, लोग अपने बारे में सोचे। जब अपने बारे में सोचूंगा तो समाज में एकत्रता तो चेंज होगी ना, अलग अलग हो जाएगी, सब अपने बारे में सोचेंगे तो वहाँ कम हुई। लेकिन उसकी वजह से एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। अब जो सोसाइटी में एकत्रता हुई वो लेकिन सहानुभूति के कारण नहीं हुई, एकत्रता सोच के कारण नहीं हुई, वो एक दूसरे की काम की स्पेशलाइजेशन के कारण हो गई। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि कार बनाने की कंपनी है, तो जो टायर बनाएगा वो बहुत बेहतरीन जो बनाएगा, उसकी जो कार की असेंबलिंग करेगा उससे उसकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। समझ में आया? जैसे आपकी इंटरडिपेंडेंसी आपकी मॉम के साथ है कि वो आप घर आओगे ऑफिस से या पढ़ के तो आपको खाना बना के देगी, तो आपकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। नहीं तो बाहर भी खाना मिल रहा है तो उन पर डिपेंडेंसी आपकी होगी। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की वजह से जो है समाज में क्या हुआ, डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं। तो डर्कहाइम ने उसी को, डिवीजन ऑफ लेबर को क्या करा, दो टाइप की सॉलिडेरिटी में बांटा, मतलब दो टाइप की एकजुटता में बांटा। कि कैसे, एक तो उन्होंने बोला मटेरियलिस्टिक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरा ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक एकजुटता और जैविक एकजुटता। ठीक है, तो अब जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी या यांत्रिक एकजुटता थी वो हमारी पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी में थी। वो बहुत ही सिंपल सी थी, जिसमें क्या था, पीपल जो लोग थे वो अपने काम से फैमिलियर थे और अपने एक कॉमन बिलीफ सिस्टम रखते थे। मतलब सभी लोग समान काम करते थे और समान विश्वास रखते थे। ठीक है, जैसे रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी, ग्रामीण या जनजाति कम्युनिटी थी। लेकिन जो अभी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है मॉडर्न सोसाइटी में, उसमें क्या होता था कि इंडिविजुअल डिपेंडेंट सोसाइटी हो गई, औद्योगिक समाज हो गया, आधुनिक समाज हो गया, जिसमें क्या था, काफ़ी सारे लोग डिफरेंसेस होने लगे, लोग अलग अलग होने लगे, अलग अलग कार्य करते हैं पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब पीपल परफॉर्म स्पेशलाइजेशन रोल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको, कार और टायर वाला। ठीक है, मॉम और आपके बीच का रिलेशन, जो आप डिपेंडेंट हो उन पे, या फादर आपके किस पर डिपेंडेंट है, जो जिस भी कंपनी में XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में जो भी जिस भी वो भी उनका भी एम्प्लॉय होंगे, वो उन पर भी कोई स्पेशलाइजेशन होगा, तो उसके लिए कंपनी ने उनको हायर करा है, तो डिपेंडेंसी हुई, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आई उनकी सोसाइटी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरडिपेंडेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि फैमिली नीड अ टीचर, मतलब फैमिली किस पर डिपेंडेंट है, टीचर पे, कि वही उनको बच्चों को पढ़ाएगी। डॉक्टर पे डिपेंडेंट है कि उनकी हेल्थ देखेगा। ठीक है, ग्रॉसरी वाले पे कि उनको भाई परचून का सामान आना है। ठीक है, मैकेनिक्स पे गाड़ी खराब हो गई तो उसको दिखाना है। ऐसी कई सारी चीज़ें, आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पे है। तो उससे क्या है, तो डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से क्या हुआ, आपको आप सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं रहे बट आपकी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई। तो इसकी वजह से समाज में क्या हो गया, समाज में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हुई। ठीक है, लेकिन पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, सब एक साथ काम करते थे, एक बिलीव रखते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनी रही। तो यही चीज़ है। तो आधुनिक समाज में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे कि परिवार में भोजन, शिक्षा, सुरक्षा, मरम्मत आदि के लिए अनेक सेवाएं। यह एक स्पेशलाइजेशन ही समाज को बांधता है। तो मैंने आपको यही बताया। फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब जो हमारी प्राचीन यांत्रिक समाज था वहाँ पे कैसा होता था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता था, आधुनिक समाज में, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर अब ये एंथनी गिडन्स हमारे एक थिंकर हैं, आप पढ़ोगे आगे चल के। ठीक है, इन्होंने भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की
चार वो दिए डायमेंशंस, जिसमें वॉल्यूम, इंटेंसिटी, रिजिडिटी एंड कंटेंट, ब्रिक, ऐसे आप कर सकते हो आप। इन्होंने ये चीज़ें दी जिसमें मैकेनिकल सॉलिडिटी में कवर एंटायर सोसाइटी, ये हम आगे चल के और डीप में पढ़ेंगे, तो इसको अभी आप छोड़ दो यहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायनेमिक डेंसिटी की बात करते हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट है मल्डर क्राइम का, डायनेमिक डेंसिटी। इसमें सिंपल सी देखो, ऐसे समझो डायनामिक डेंसिटी को या गतिशील घनत्व को इस तरीके से समझो कि समाज में लोगों की संख्या और उनके बीच होने वाले संपर्क की मात्रा, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल उतना ज़्यादा, ठीक है, उतना ही डिग्री ऑफ इंटरेक्शन किसी चीज़ के लिए बढ़ेगा। एग्जाम्पल के आधार पर लेता हूँ कि जैसे मानो कि आपकी एक जॉब है जिसके लिए एक सीट निकली हुई है और उसके लिए 100 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या हुआ, लोग ज़्यादा हो गए, तो डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। 100 लोग एक सीट के लिए 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल बढ़ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो जितनी ज़्यादा हायर ऑफ मतलब मतलब गतिशील घनत्व रहेगा, उतना ही कंपटीशन आपका बढ़ेगा और उतने ही लिमिटेड रिसोर्स के लिए बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सीट है, तो ये क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स, तो संसाधन कितना है हमारा, बहुत कम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कंपटीशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कंपटीशन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बट लिमिटेड रिसोर्स है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, बस यही कहना चाह रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी इफ़िशियंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, आपकी स्किल और ज़्यादा एडवांस डेवलप करेंगी, तो ठीक है, आपकी इंटरडिपेंडेंसी उतनी ही मजबूत होगी। इसको ऐसे समझो कि आपने इतनी मेहनत कर ली उस कंपटीशन के लिए कि आप इतने ज़्यादा स्किल्ड हो गए कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपने इतनी स्किल हायर कर ली कि आपको जो अगले बंदे को उसके लिए जाना पड़ेगा, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस और जनसंख्या वो गतिशील घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो गया, डायनेमिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। उससे क्या होगा, उससे भी क्या होता है कि इंटरडिपेंडेंसी और ज़्यादा मजबूत होती है, और सॉलिडारिटी, जो समाज की सॉलिडारिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, एकाग्रता, एकजुटता। आगे बढ़ते हैं, फिर टाइप ऑफ लॉज, इंडिकेटर ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। देखो भाई, जैसे अब लॉज में देख लेते हैं हम, स्पेसिफिकली अगर लॉ की बात करूं तो लॉ में हम देखेंगे क्या, कि सामाजिक एकजुटता के संकेत। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे कि दो टाइप के हैं कानून के प्रकार। एक तो एक लॉ होता है दमनकारी कानून, जिसे कहते हैं रिप्रेसिव लॉ, और दूसरा होता है प्रतिपूर्ति कानून, मतलब रेस्टिट्यूटिव लॉ। अब जो हमारा जो रिप्रेसिव लॉ होता है, दमनकारी कानून होता है, वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी में देखते हैं, और जो रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है वो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में देखते हैं। ठीक है, अब जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी थी, आपको पता है वो ओल्ड ट्रेडिशन की सॉलिडारिटी थी, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी, तो सबके सेम बिलीफ होंगे, सेम सिस्टम होगा, तो कलेक्टिव मोरालिटी कैसी होगी वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीवियरली हैम्पर, वहाँ पे मतलब जैसे कोई अगर ऑफेंस भी वहाँ पे करता है तो वहाँ पे क्राइम का क्या होगा, अरे ठीक है भाई हाथ काट दो, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बात आ गई है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई चोरी करी हाथ काट दिए, तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, समाज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, समाज जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वैसा ही रहेगा। पनिशमेंट काफ़ी हार्श होते थे, तो उसे कहते थे रिप्रेसिव या दमनकारी। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी में क्या, इंडिविजुअलिटी की बात होती है, एक आदमी की भी बात होती है। ठीक है, जिस यहाँ पे रेस्टिट्यूटिव लॉज हैं, ऑर्गेनिक सोलिडारिटी में मोरल लॉज हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे ऐसे कानून होंगे कि जहाँ पे बहुत लाइट कानून होंगे, लाइट पनिशमेंट्स होंगे। जैसे कि चोरी कर ली, अच्छा चोरी कर ली, भुगताना जमा करो या 10 दिन की जेल काटो, आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, आपका प्रतिपूर्ति कानून जैविक समाज में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपकी जो सोसाइटी है ना वो मॉडर्न है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, इंटरडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। पहले पूरा समाज एक ही तरह सोचता था, जब समाज पूरा सोच रहा है एक ही तरीके से, तो पनिशमेंट भी हर्ष होगा ना कि भाई आप उसकी बात कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो आपका खाप पंचायत में लड़कियों का हॉनर क्लेम होती थी, कि हमारे समाज में ऐसी कर दिया कि लव मैरिज करने जा रहे हो, टांग दो इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गलत चीज़ हो गई ना। बट आज मॉडर्न सोसाइटी में वही चीज़ देखो तो क्या, इंडिविजुअलिटी, अब वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए गवर्नमेंट अलग से सपोर्ट कर रही है लॉज के थ्रू कि देयर आर इंडिविजुअल राइट्स, है ना।
तो ये सर्टेन चेंजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ कंक्लूजन है कि डिवीजन ऑफ नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक नेसेसिटी बट मोरल एंड सोशल फोर्सेस। तो बात तो सही है कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ, देखो सोसाइटी में अगर मैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा हूँ ना, तो वो फिर आर्थिक आधार पर ही नहीं है, इकोनॉमिक बेसिस पे भी नहीं है, वो इस बेसिस पे भी है कि जो हमारी मोरल और सोशल फोर्सेस हैं उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो कैसे डिपेंड करता है कि भाई सोसाइटी में कोई और भी चीज़ें तो हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर है। जैसे मम्मी घर पे खाना बना रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक बेसिस पे है? नहीं। ठीक है, उनका स्पेशलाइजेशन उसमें है। एक धर्म गुरु, एक पंडित कुछ चीज़ कर रहा है, या फिर एक मौलवी कुछ चीज़ कर रहा है, या एक गुरु धर्म वो कर रहा है, तो क्या उस मुद्राओं के आधार पर कर रहा है? नहीं। वो क्या है, वो उसका स्पेशलाइजेशन वो कर रहा है। कई लोग लेते भी हैं इन केस, बट मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग लेते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। तो ये क्या है, उनका स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे आप उन फोर्सेस को भी देखोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिडारिटी थ्रू कोऑपरेशन एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब एक दूसरे की कोऑपरेट करते हुए, मतलब एक दूसरे की एकता और पारंपरिक जिम्मेदारी को उत्पन्न करता है ये लोगों के बीच। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंसी और यूनिमॉर्फिटी नहीं होती, सिर्फ इंटरडिपेंडेंसी होगी, मतलब साझा कार्य और निर्भरता बन। देखो, आधुनिक समाज का नैतिक आधार अब साझा कार्य और निर्भरता बन गया है। मतलब कि इन दोनों के बीच साझा कार्य, मतलब इंडिपेंडेंसी बढ़ गई है, लेकिन एक चीज़ नहीं बढ़ी, क्या? यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन हो गया तो इस वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। फिर एक नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोसाइटी होती है, डरखाइम ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया है डरखाइम का, जिसमें बोलते हैं कि जो इसको बोलते हैं कि विवादास्पद विचार है, समाज को स्वस्थ, हेल्दी और रोगग्रस्त पैथोलॉजिकल में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा डरखाइम कहते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल, जिसमें एक तो स्वस्थ समाज होता है, एक रोगग्रस्त समाज होता है। रोग तो स्वस्थ जो नॉर्मल समाज होता है वो तो क्या होता है, वो फाउंड इन सोसाइटी सिमिलर स्टेजेस, हर सोसाइटी में एक जैसे मिलेगा कि हाँ भाई सब अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो पैथोलॉजिकल होगा, जो रोगग्रस्त समाज होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन से डेविएट होगा, मतलब जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हो गया जिस सोसाइटी में, ठीक है, वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा। तो क्राइम इज़ नॉर्मल बट नॉट पैथोलॉजिकल, बट क्राइम, हाँ ये कंडीशन याद रखना, क्राइम एक नॉर्मल कंडीशन सोसाइटी में होता है, वो पैथोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, आई हैव गिवन अ रॉन्ग एग्जांपल, तो इसको मैं सही करता हूँ। जो क्राइम जो है वो नॉर्मल चीज़ है, क्यों ह्यूमन चेंज करता है, वो कंसिडर डिपेंड करता है वो सोसाइटी करा रही है कि कोई और करा रहा है, बट जो पैथोलॉजिकल होगा वो अलग केस होगा। ठीक है, अब वो पैथोलॉजिकल कैसे होगा उसको भी हम देखते हैं एबनॉर्मल इस टाइप से कि एनोमिक, जैसे मानो कि 3 कंडीशन बताई एबनॉर्मल टाइप्स के क्राइम्स की, जैसे कि इसको कहते हैं हम एनोमिक श्रम विभाजन, बाध्यात्मक श्रम विभाजन, ठीक है, और असंगठित श्रम विभाजन। तो जो हमारा अनोमिक श्रम विभाजन होगा या एनोमिक डिवीजन ऑफ वो होगा लेबर, तो वो लैक ऑफ रेगुलेशन और मॉडर्न गाइडेंस की वजह से होगा, मोरल गाइडेंस की वजह से। वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होगा, मोरल गाइडेंस की जो है क्या होगी, कमी होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पे मोरलिटी कम होगी, तो पीपल उससे क्या होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, और क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस आएगा। मतलब कि नियम और मोरल गाइडेंस का अगर अभाव होगा तो अलगाव और व्यक्तिगतता को अधिक महत्व देगा। ठीक है, सामान्य और नैतिकता कमज़ोर होगी और लोग एक दूसरे से कट सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक संकट के समय यह अधिक प्रकट होता है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस के सामने ये ज़रूर सामने आएगा। ऐसे ही फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर का, बंधुआ मजदूर करा दो तो अब क्या होगा, ये भी एक फोर्स क्राइम ही है ना, तो एबनॉर्मेलिटी के उसमें आएगा। फिर पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब अगर किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन नहीं और आप किसी और काम में डाल दो तो क्या होगा, ये भी एबनॉर्मलिटी की बात आती है ना। तो ये एक तरीके की असामान्य निर्भरता में योगदान नहीं। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन में इसका कोई योगदान नहीं होगा। लोग अलग थलग श्रम विभाजन, सामाजिक एकजुटता नहीं बनता। ठीक है, वहाँ पे सामाजिक एकजुटता, सेल्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी। तो होप आपको ये समझ में आ होगा। फिर जस्टिस एंड सोशल सॉलिडारिटी, न्याय और सामाजिक एकजुटता। अब इसमें क्या है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो आगे नो लॉन्गर हेल्ड टुगेदर बाय शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और कॉमन बिलीव्स बट इंटरडिपेंडेंसी एंड सोशल जस्टिस आर द की कोहेजन। मतलब आधुनिक समाज में सामूहिक अनुभव और साझा विश्वास
अब एकजुटता का आधार नहीं है बट इंटरडिपेंडेंसी है, जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन की वजह से ही इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, ना कि आपके कोई एक्सपीरियंसेस या कॉमन बिलीफ सिस्टम है जिसमें जो हमारा ट्रेडिशनल या मैकेनिकल सोसाइटी में होता था। ठीक है, जो हमारी पुरानी सोसाइटी में होता था। ठीक है, डरकाइम फिर इसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि भाई जो मोरालिटी और सोशल सॉलिडारिटी और जस्टिस है, ठीक है, वो मॉडर्न सोसाइटी में एम्फेसाइज करती है और डिवीज़न ऑफ लेबर बड़ा है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, किस में? स्पेशलाइजेशन में, जिसने जिसने क्या करा है, विच कैन स्ट्रेंथन मोरल एंड सोशल स्ट्रक्चर इफ प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। मतलब इसकी वजह से अगर मोरल और सोशल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करा जाए तो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और सोसाइटी को हम रोबस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि डरकाइम ने भविष्यवाणी की है कि समाजशास्त्र भी स्पेशलाइजेशन की दिशा में जाएगा और विभिन्न विशेषताओं में भी विभाजित हो सकता है। मतलब अगर सोशियोलॉजी इटसेल्फ, जो सोशियोलॉजी खुद है ना, वो अगर अच्छी तरीके से स्पेशलाइज करी जाए तो उनके डिवीज़न ऑफ लेबर उसको भी विस्तारित करा जा सकता है और अलग अलग स्ट्रीम्स में उसको पढ़ा जा सकता है रिसर्च बेसिस पे। ठीक है, फिर ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर सोसाइटी का पढ़ेंगे। तो हमने क्या देख लिया कि हमने सोशल फैक्ट समझ लिए, हमने डिवीज़न ऑफ लेबर देख लिया, उस डिवीज़न ऑफ लेबर में हमने मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देख ली। तो एक बार आप इसको फास्ट फॉरवर्ड जाके क्विक रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। हमारा सोसाइटी बचता है और रिलीजन वाला पार्ट बचता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको निपटा देंगे। तो इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आपने इतना समझ लिया तो आपका सारा कवर हो जाएगा। बस आप सुनो और एक दो बार 2x को रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे and goodbye from the class 1. Thank you guys.